हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तैयारी आप सभी लोगों की बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हमारी रीजनिंग की क्लास है, इसमें हम केवीएस एनबीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक है वो करने वाले हैं। और वो है क्रिटिकल रीजनिंग का, हमारी अजर्सन रीजन, अभिकथन और तर्क। तो ये आपने देखा होगा, अभी हमारे ईएमआरएस के जितने भी एग्जाम हुए थे उन सब में भी आपने दो दो क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपको, ये अजर्सन रीजन वाले। और आपने प्रीवियस ईयर अगर केवीएस एनबीएस के पेपर सॉल्व किए हैं तो उन सब में भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि हमारा जो 10 और 11 तारीख को एग्जाम होने वाला है केबीएस और एनबीएस का, उसमें भी हमारे ये क्वेश्चन देखने को मिले। साथ के साथ अगर किसी का डेटा प्लस बी का एग्जाम है तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है जितने भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं हमारे ईएमआरएस में, उसके बाद केवीएस एनबीएस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और दो चार जो है मतलब वैसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ले ली हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। ठीक है। और किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है पेपर वन बाई शिवम चौहान, और ये आपको कमेंट बॉक्स में भी दिख जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के क्लास करते हैं स्टार्ट। तो वही सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अजर्सन रीजन के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या रहता है, किस तरीके से हमें वहाँ पर एग्जाम में अप्रोच लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये एक डायरेक्शन दी जाएगी। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एंड दीज आर लेवल्ड एज अजर्सन एंड रीजन आर। अजर्सन है हमारे पास, और उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑप्शन। चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में है क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये हिंदी में है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन की जो अप्रोच हमारी रहती है, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, अजर्सन जो अभिकथन हमें दिया गया है, सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद रीजन को पढ़ेंगे। और हमें देखना होता है, सबसे पहले तो सेपरेटली देखना होता है कि क्या हमारा अभिकथन जो अजर्सन है वो करेक्ट है या फिर नहीं। उसके बाद सेपरेटली हमें देखना होता है कि जो हमारा तर्क या फिर रीजन दिया गया है वो सही है या फिर नहीं। जब हम उन दोनों को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमें तीसरा काम क्या करना होता है, जो हमें रीजन दे रखा है, जो तर्क दे रखा है, उससे देखना होता है कि क्या जो हमारा अभिकथन अभिकथन था वो तर्क उसकी सही से एक्सप्लेनेशन करता है, सही से व्याख्या करता है, सही से उसका कारण बताता है या फिर नहीं बताता। ठीक है। जो प्रॉब्लम या फिर जो हमें इंफॉर्मेशन जैसे अभिकथन में अजर्सन में दी गई है, क्या इस प्रॉब्लम का या फिर इस इंफॉर्मेशन का सही तार्किक रूप से जो ये रीजन है ये इसका हल है या फिर नहीं, ये हमें बताना होता है। तो तीन स्टेप में हमें काम करना होता है। सबसे पहले सेपरेटली अजर्सन को चेक करते हैं, उसके बाद सेपरेटली रीजन को चेक करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है, रीजन से देखना होता है कि क्या जो ये तर्क दिया गया है इस अभिकथन की सही व्याख्या करता है, सही से एक्सप्लेनेशन करता है, या फिर तार्किक रूप से ये सही बात बताता है या फिर नहीं बताता। ठीक है। तो ये तीन काम हमें करने होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन रहते हैं अजर्सन रीजन के, ये जो है आपके ज़्यादातर जो है हमारे जनरल नॉलेज पर बेस्ड रहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके जो है साइंस की नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं, आपकी जीएस की नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर समझ रहे हो ना आप, कि जनरल जो हमारी नॉलेज होती है उस पर बेस्ड करके ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी जितनी अच्छी जनरल नॉलेज की समझ रहेगी, जितनी अच्छी आपकी साइंस की नॉलेज रहेगी, जितनी अच्छी आपकी जनरल साइंस हो गया, और आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो ये सारे के सारे जो जीएस के पार्ट हैं, इनकी जो अच्छे से समझ रहेगी, जिसकी जितनी अच्छी समझ रहेगी, इन क्वेश्चन को वो उतने अच्छे से सोल्व कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको जो तर्क दिया जाता है या फिर जो लॉजिक दिया जाता है, तो वो तभी आप सोल्व कर पाओगे जब आपको उस बारे में कुछ पता होगा। ठीक है। तो हम क्वेश्चन कुछ करेंगे, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है। और क्या करने का, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या हमारा मेथड रहता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये है 24, तो आप छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, है ना। और ये अभी बिल्कुल हाल फिलहाल लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ था ईएमआरएस जेएस से, 21 दिसंबर 2025 को आपका एग्जाम हुआ था, है ना। और चांसेस हैं कि उसी तरीके के क्वेश्चन आपके आपके केवीएस और एनबीएस में भी पूछे जाए। तो मैंने बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ये लिया है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए और इसको हम सोल्व करते हैं। तो एजर्सन हमें दे रखा है, अर्थ बॉम्ब्स आर नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर।
और रीजन क्या दे रखा है, अर्थ बॉम्ब्स ब्रेक डाउन द सोइल इनटू फाइन पार्टिकल्स एंड मेक इट सॉफ्ट। तो यहाँ पर अजर्सन दे रखा है, रीजन दे रखा है। हिंदी में अगर मैं अभिकथन की बात करूँ तो केंचुए कृषि के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और कारण या फिर तर्क दे रखा है, केंचुए मृदा का सूक्ष्म कणों में विघटन करते हैं और इसे मृदु बनाते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर कहा था आपको कि यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, साइंस और इस तरह की आपको अगर समझ है तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब सबसे पहला काम हम 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप अजर्सन को देखो कि क्या ये अजर्सन हमारा सही है, या फिर क्या ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो हमारी करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो अर्थ बॉम्ब्स आर नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। जो केचुए होते हैं, ये यहाँ पर ये कहा गया है कि जो केचुए होते हैं वो हमारी कृषि के लिए अच्छे नहीं होते। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। केचुए को आपने सुना भी होगा, किसान मित्र कहा जाता है ना। किसानों का मित्र कहा जाता है किसको, अर्थवॉर्म को, केचुए को। तो ये बिल्कुल गलत बात होगी, केचुए कृषि के लिए अच्छे नहीं होते, तो ये गलत है। केचुए जो होते हैं कृषि के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इनको किसान मित्र भी बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, दूसरा स्टेप क्या है, अब हम तर्क को चेक करेंगे कि क्या ये तर्क सही है या फिर गलत है। और आप इसको अभी तर्क के फॉर्म में मत लो, आप देखो कि ये एक इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है, क्या ये सही है या फिर गलत है। तो अब दूसरी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, अर्थ बॉम्ब्स ब्रेक डाउन द सॉइल इनटू फाइन पार्टिकल्स एंड मेक इट सॉफ्ट। केचुए मृदा का सूक्ष्म कणों में विघटन करते हैं और इसे मृदु बनाते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। केचुए जो है इसीलिए जो है किसान मित्र कहे जाते हैं, क्योंकि वो जो है मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं। उनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़कर मृदु बनाकर उसे और ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं, फर्टाइल बना देते हैं। इसी वजह से केचुए को किसान मित्र कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो रीज़न हमारा सही है ना। अजर्सन हमारा गलत था, रीज़न हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से देखना है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ पाए आप। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया है, और हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन 21 दिसंबर 2025 को जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। सबसे पहले अजर्सन को पढ़ो, रीजन को पढ़ो, फिर 3 स्टेप में चीज़ें चेक करो। पहला, सबसे पहले सेपरेटली अजर्सन को चेक करेंगे। दूसरा, सेपरेटली जो रीजन है उसको चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम कि क्या हमारा रीजन जो अजर्सन है उसकी सही एक्सप्लेनेशन करता है या फिर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अजर्सन दे रखा है हमें अभिकथन, बेरी बेरी इज अ वायरल इन्फेक्शन। बेरी बेरी एक वायरल संक्रमण है। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप चेक करिए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है या फिर गलत है। बेरी बेरी एक वायरल इन्फेक्शन है, तो क्या बेरी बेरी किसी वायरस से होता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, जो वायरस से फैलता है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल गलत है। बेरी बेरी क्या होता है, विटामिन बी1 की कमी से होता है, और विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं, थायामीन, है ना। तो विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, न कि किसी वायरस की वजह से। तो ये वायरल संक्रमण या फिर वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो अजर्सन है ये तो हो गया हमारा गलत, क्योंकि अजर्सन में बोला है कि वेरी वेरी इज ए वायरल इन्फेक्शन, जबकि ये वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, बल्कि विटामिन बी1 या फिर थायामीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गलत। अब आते हैं रीजन पर, कारण पर, तर्क पर। तो रीजन, अब आप इसको एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन के बेस पर देखो कि ये आपको एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आप सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन को चेक करो। विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज डिसीजेज, विटामिन की कमी से बीमारियां होती हैं। तो आप बताइए क्या विटामिन की कमी से बीमारियां होती हैं। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, विटामिन की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, मतलब ये रीजन तो हो गया हमारा करेक्ट। अजर्सन हो गया गलत, रीजन हो गया सही। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है जबकि आर सही है, ठीक है। समझ पाए ना कि आर, सॉरी, ए गलत क्यों है हमारा, क्योंकि यहाँ पर बोला है बेरी वेरी इज अ वायरल इन्फेक्शन, जबकि ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये विटामिन बी1 की कमी से होता है। जबकि ये वाली बात बिल्कुल सही है कि विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज डिसीज, विटामिन की कमी से क्या होता है, बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक बात, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये कब आया था, EMRS JS से
17 दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये अजर्सन दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर ये रीजन दे रखा है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में, उसके बाद 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, अजर्सन को पढ़ें, अभिकथन को पढ़ेंगे। अजर्सन क्या है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज बीइंग प्रमोटेड, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। और रीजन हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो हैं, इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं पर्यावरण के अधिक अनुकूल हैं। तो हम 3 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम अभिकथन या फिर अजर्सन को चेक करेंगे, क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है या फिर गलत। तो सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज बीइंग प्रमोटेड, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या ये बात सही है या फिर गलत है? बिल्कुल करेक्ट बात है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करा जा रहा है, गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है ना। इलेक्ट्रिक अगर आप व्हीकल खरीदोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको सब्सिडीज दी जा रही हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रमोट किया जा रहा है ना, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये अभिकथन तो हो गया हमारा करेक्ट। क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं रीजन पर, कारण पर। अब हमें सेपरेटली देखना है कि क्या ये जो रीजन दे रखा है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के अधिक अनुकूल हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या देखना होता है कि क्या जो ये रीजन है, क्या जो ये तर्क हमने दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है, ये जो अभिकथन है उसकी सही से एक्सप्लेनेशन करता है या फिर नहीं करता। तो बिल्कुल सही बात है। अब देखिए पहला ये भी सही है, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के अधिक अनुकूल है, बिल्कुल सही है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के अनुकूल हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रिक वाहनों के यूज को प्रमोट किया जा रहा है। ये बिल्कुल इसकी सही व्याख्या करता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही से एक्सप्लेनेशन, सही से व्याख्या करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ पाए इस बात को? आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये EMRS JSC के एग्जाम में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ तक तो आपको डायरेक्शन ही दे रखी है, उसके बाद अजर्सन दे रखा है, उसके बाद रीजन दे रखा है। ठीक है, तो सेम काम करेंगे। सबसे पहले अजर्सन को पढ़ेंगे। क्या बोला गया है अभी? बी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर, हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो क्या ये बात सही है या फिर गलत है कि हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे? बिल्कुल करेक्ट बात है। 26 जनवरी को हम प्रत्येक साल रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये अजर्सन तो हमारा है सही। अब दूसरा रीजन देखते हैं कि क्या ये सही है या फिर गलत है। इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। क्या ये बात सही है? आप कहोगे ये बात बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? हमारा जो देश है वो आज़ाद कब हुआ था? तो वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ना कि 26 जनवरी 1947। तो 26 जनवरी 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था देश हमारा, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से जो है हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। तो ये बात गलत है ना? तो अजर्सन सही है, जबकि रीजन क्या है? गलत दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है जबकि आर गलत है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ें। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको एक जनरल नॉलेज की समझ होनी चाहिए, है ना? या फिर अगर साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो साइंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसी बेसिस पर आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको पता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तभी आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर कर सकते हो। या फिर अगर आपको पता है कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज की जो है समझ जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उसके ये क्वेश्चन सही होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में तो देखिए फिर से यहाँ पर ये वाले तो सारी
हमें डायरेक्शन दे रखी है, असर्शन यहाँ पर है, रीजन यहाँ पर है, आपको देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो फिर से सेम काम करेंगे, असर्शन को चेक करेंगे, सबसे पहले अभिकथन को चेक करेंगे। अभिकथन हमें क्या दे रखा है, कावेरी रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड्स, कावेरी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। क्या कावेरी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि कावेरी नदी किस दिशा की ओर बहती है, तब आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नहीं पता तो इसमें तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो कावेरी जो नदी है वो पश्चिम दिशा की ओर नहीं बहती, वो कहाँ पर बहती है, ईस्ट डायरेक्शन में बहती है, पूर्व दिशा में। तो ये अभिकथन जो असर्शन है वो तो हो गया हमारा गलत। ठीक है, अब दूसरे वाले को देखते हैं रीजन को, कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है या फिर गलत है। रिवर कावेरी फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, तो ये सही है। अजर्सन सही है, जबकि रीजन क्या है, सॉरी अजर्सन गलत है, जबकि रीजन क्या है, रीजन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है किंतु आर सही है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये देखिए एनवीएस पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अजर्सन दे रखा है, रीजन दे रखा है। मैंने डायरेक्शन यहाँ से हटा दी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जो है लैंग्वेज बहुत बड़ी हो जाती, तो ये सेम स्लाइड पर आना मुश्किल था, इस वजह से डायरेक्शन मैंने हटा दी। लेकिन डायरेक्शन में आपने पीछे ही पढ़ा होगा, वो सारी कहानी लिखी होती है। मेन क्या है, अजर्सन है, रीजन है, 4 ऑप्शन है। अजर्सन है हमारे पास सन सेट्स इन द वेस्ट, और रीजन दे रखा है अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको 3 स्टेप में काम करना है। सबसे पहले अजर्सन को चेक करेंगे, सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है ना। तो सूरज पश्चिम में डूबता है, बिल्कुल सही बात है। तो अजर्सन तो हो गया हमारा करेक्ट। अब आते हैं रीजन पर। अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये दोनों बात, मतलब 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। पहले इस इंफॉर्मेशन को सेपरेटली हमने देखा, तो ये सही है। फिर इस वाली इंफॉर्मेशन को सेपरेटली हमने देखा, ये भी करेक्ट है। अब हमें क्या देखना होता है कि जो ये रीजन दे रखा है, क्या अजर्सन की सही से एक्सप्लेनेशन, सही से व्याख्या करता है या फिर नहीं। तो भाई पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी वजह से, इसी कारण से हमें सूरज जो है पश्चिम में डूबता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये यही कारण है, इस वजह से ही हमें जो है सन सेट्स इन द वेस्ट, जो है सूरज जो है पश्चिम में डूबता हुआ नजर आता है, इसका यही कारण है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हमारा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर भी करेक्ट हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। EMRS TGT 14 दिसंबर 2025, बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में ही आपका एग्जाम हुआ था, उसके TGT का जो है ये क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पर ये डायरेक्शन दे रखे हैं, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो लेवल्ड एज अजर्सन एंड रीजन। तो अजर्सन आपको दे रखा है, रिसेंटली मैनी इंडियन सिटीज हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज्ड पोल्यूशन प्रॉब्लम, और रीजन दे रखा है द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी कथन है आपके सामने, हाल के समय में भारत के कई शहरों में प्रदूषण की समस्या बढ़ी है, और कारण है जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, तो हम 3 स्टेप में काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अभिकथन को, अजर्सन को चेक करेंगे कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही है या फिर गलत। हाल के समय में भारत के कई शहरों में प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। रिसेंटली मैनी इंडियन सिटीज हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज्ड पोल्यूशन प्रॉब्लम। तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी हाल फिलहाल के समय में आपने देखा होगा कि भारत के बहुत सारे शहर में जो है पोल्यूशन की समस्या बढ़ी है। आपने दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा, लेकिन बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, और भी लगभग हर जगह पर ही जो है पोल्यूशन की प्रॉब्लम बनी हुई है। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ समय में, पिछले कुछ समय में पोल्यूशन की जो है प्रॉब्लम बढ़ी है। ठीक है, भारत के कुछ शहरों में। तो ये अजर्सन हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रीजन को सेपरेटली देखेंगे। तो रीजन है हमारा, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है।
जब हम जो जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, कोयला वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह, तो क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है बढ़ता है ना? ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ये रीज़न भी हमारा करेक्ट है। तो 2 स्टेप हमने कर लिए, पहला क्या, रीज़न को चेक कर लिया, सॉरी असर्शन को चेक कर लिया सेपरेटली, तो वो भी हमारा सही है। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, रीज़न को चेक कर लिया सेपरेटली, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या जो ये हमारा कारण दिया गया है, क्या वो असर्शन की सही से एक्सप्लेनेशन करता है या फिर नहीं करता। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जीवाश्म ईंधन के जलने से ही भारत के कई शहरों में प्रदूषण की समस्या बढ़ी है, ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के शहरों में प्रदूषण बढ़ने का कारण बहुत सारे हैं। आपके जो है कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, आपका जो है फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं हो गया, आपका जो है वाटर पॉल्यूशन हो गया, आपके बहुत सारे व्हीकल सड़कों पर चलते हैं वो हो गया, मतलब बहुत सारे अलग-अलग कारण हैं, ना कि जीवाश्म ईंधन के जलने का। जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है, लेकिन भारत के कई सारे शहरों में इस वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये बात सही नहीं है, ठीक है? तो ये दोनों अपनी-अपनी जगह सही है, लेकिन अभिकथन की जो रीज़न है सही से एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, और मैंने बता दिया ये सही से एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं करता है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ने का कारण ग्रीन हाउस जीवाश्म ईंधन का जलना नहीं है, बल्कि बहुत सारी दूसरी समस्याएं हैं, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द सॉरी, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट, है ना? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, तो ये भी टीजीटी का ईएमआरएस 14 दिसंबर का ही क्वेश्चन है। एक पेपर में दो क्वेश्चन आए थे, तो देखिए टीजीटी में एक क्वेश्चन अभी हमने किया है, दूसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने। असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है, सेम काम करेंगे। सबसे पहले असर्शन को चेक करेंगे। एट रूम टेम्परेचर आयरन नेल्स फ्लोट्स इन लिक्विड मरकरी। कमरे के तापमान पर लोहे की कीलें तरल पारे में तैरती हैं, और रीजन दे रखा है लिक्विड मरकरी इज लेस डेंस देन आयरन एट रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर तरल पारा लोहे से कम घनत्व वाला होता है। 3 स्टेप में काम करेंगे। सबसे पहले असर्शन को चेक करेंगे। असर्शन है एट रूम टेम्परेचर आयरन नेल्स फ्लोट इन लिक्विड मरकरी। कमरे के तापमान पर लोहे की कीलें तरल पारे में तैरती हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो पारा है रूम टेम्परेचर पर, जो पारे का घनत्व है, डेंसिटी है, वो लोहे से ज़्यादा होती है ना? लगभग डबल के आसपास होती है। तो पारे की जो डेंसिटी है, घनत्व है रूम टेम्परेचर पर, वो लोहे से ज़्यादा होता है। यही कारण है कि रूम टेम्परेचर पर पारे में लोहे की कीलें तैरती रहती हैं। देखिए कमरे के तापमान पर लोहे की कीलें तरल पारे में तैरती हैं। तो ये कारण क्या है? क्योंकि पारे का जो घनत्व है रूम टेम्परेचर पर, वो लोहे के घनत्व से ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं रीजन को सेपरेटली। तो रीजन है लिक्विड मरकरी इज लेस डेंस देन आयरन एट रूम टेम्परेचर। ये कह रहा है कि कमरे के तापमान में तरल पारा लोहे से कम घनत्व वाला होता है। मैंने अभी आपको बताया क्या, कि जो तरल पारा होता है वह रूम टेम्परेचर पर लोहे से ज्यादा घनत्व वाला होता है, ना कि कम घनत्व वाला। तो ये बात गलत है ना? पारे का घनत्व ज्यादा होता है, न कि लोहे का। लेकिन यहाँ पर उल्टा बोला है कि कमरे के तापमान पर तरल पारा लोहे से कम घनत्व वाला, जबकि होता क्या है, ज्यादा घनत्व वाला। तो ये बात गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? जो असर्शन है वो करेक्ट है, और जो रीजन है वो इनकरेक्ट है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए सही है जबकि आर गलत है। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है असर्शन रीजन। तो ये ईएमआरएस 2 क्वेश्चन हमने किए टीजीटी के, और ये जो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये है पीजीटी के। ईएमआरएस के 14 दिसंबर को ये आपका एग्जाम हुआ था। असर्शन दे रखा है अभिकथन। एजुकेट ए मदर एंड द होल फैमिली विल बी एजुकेटेड। यदि माँ को शिक्षित किया जाए तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, ठीक है? ये हमें असर्शन दे रखा है। उसके बाद रीजन दे रखा है educated mothers are more likely to take intense interest and invest in the education of their children and other family members। शिक्षित माएँ अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों की शिक्षा में अधिक रुचि लेती हैं और निवेश करती हैं।
तो 3 स्टेप में क्वेश्चन करना है। सबसे पहले असर्शन को चेक करेंगे। अभिकथन है, यदि माँ को शिक्षित किया जाए तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। बिल्कुल सही बात है। ये आपने जो है बहुत सारी प्रोवर्ब भी सुनी होगी, कहावतें सुनी होंगी कि माँ को शिक्षित कर दो, पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा, कि या फिर वुमेन्स को जो है एजुकेट करो तो पूरा जो समाज है वो भी एक शिक्षित समाज बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो असर्शन हो गया हमारा करेक्ट। उसके बाद देखते हैं रीजन को। अब रीजन हमारे सामने है, educated mothers are more likely to take interest and invest in the education of their children and other family members। शिक्षित माताएं अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों की शिक्षा में अधिक रुचि लेती हैं और निवेश करती हैं। बिल्कुल सही बात है। जो एजुकेटेड वुमेन्स होती हैं, एजुकेटेड जो माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, वो क्या करती हैं, ज़्यादा अपने बच्चों को अच्छे से क्या खाना है, क्या पीना है, मतलब उनकी क्या पढ़ाना है, मतलब अगर माताएं शिक्षित रहती हैं या फिर जो महिलाएं हैं वो शिक्षित रहती हैं, तो वो बिल्कुल सही बात है, अपने बच्चों की, अपने या फिर और भी फैमिली मेंबर हैं उन सब में ज़्यादा ध्यान देती हैं कि कैसे उनको अच्छे से शिक्षित बनाया जाए, सब बातों का ध्यान रखती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। शिक्षित माताएं अपने बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों की शिक्षा में अधिक रुचि लेती हैं और अपना जो है ज़्यादा समय या फिर इंटरेस्ट निवेश करती हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ये भी बिल्कुल सही है। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। और क्योंकि महिलाएँ अपना ज़्यादा समय निवेश करती हैं, ज़्यादा रुचि लेती हैं, इसी वजह से वो समाज को या फिर अपने परिवार को अधिक शिक्षित बना पाती हैं। तो ये जो है इसकी सही व्याख्या भी करती हैं। तो तीनों हमने स्टेप देख लिए। पहले स्टेप में असर्शन हमारा सही था, दूसरे स्टेप में रीज़न हमारा करेक्ट था, और तीसरे स्टेप में जो ये रीज़न कारण बताया गया है, इसी वजह से जो माताएँ हैं, अगर माताओं को शिक्षित करा जाए तो पूरा परिवार भी शिक्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि माताएँ जो है पूरे परिवार, अपने बच्चों और बाकी फैमिली मेंबर्स की जो शिक्षा में है या फिर बाकी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, ज़्यादा रुचि लेती हैं, ज़्यादा अपना समय निवेश करती हैं। तो बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब। तो देखिए ये फिर से पीजीटी का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया टीजीटी में भी 2 क्वेश्चन आए थे, पीजीटी में भी 2 क्वेश्चन आए थे। असर्शन आपके सामने है, रीजन आपके सामने है। सबसे पहले असर्शन को पढ़ेंगे, फिर रीजन को पढ़ेंगे, फिर 3 स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले असर्शन को पढ़िए। A small iron nail sinks in fresh water, whereas a large iron sheet floats in sweet water. Sweet water has a greater density than fresh water. तो अभी कथन है हमारे सामने, एक छोटी लोहे की कील मीठे पानी में डूब जाती है, जबकि एक बड़ा लोहे का जहाज समुद्री पानी में तैरता रहता है। और कारण क्या दे रखा है? समुद्री पानी का घनत्व तो मीठे पानी से अधिक होता है। तो 3 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखो अभिकथन, अभिकथन क्या सही है या फिर गलत है। तो एक छोटी लोहे की कील मीठे पानी में डूब जाती है, जबकि एक बड़ा लोहे का जहाज समुद्री पानी में तैरता रहता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। आप अगर इसको प्रैक्टिकल करना भी चाहो, या आपने देखा ही होगा कि अगर आप एक लोहे की कील को पानी में डाल दोगे और घर में किसी बर्तन में पानी किया और आपने लोहे की कील को पानी में डाल दिया, तो वो डूब जाती है, नीचे चली जाती है ना? जबकि वहीं पर एक जहाज रहता है। जहाज तो देखिए लोहे का कितना बड़ा जहाज है ना? कितना वेट होता है उसका, फिर भी वो समुद्र पर तैरता रहता है ना? तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक लोहे की कील है वो फ्रेश वाटर में डूब जाती है, जबकि जो जहाज है, लोहे का जहाज है, इतना बड़ा जहाज है, वो समुद्री पानी में तैरता रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है हमारी। अभिकथन तो करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं रीजन को। तो रीजन है, समुद्री पानी का घनत्व तो मीठे पानी से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। जो समुद्री पानी है उसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो जो हमारा मीठा पानी होता है या फिर ताज़ा पानी होता है उससे ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें लवण वगैरह बहुत सारे मिले रहते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या देखना है कि क्या जो ये कारण दे रखा है, कारण बताया गया है, वो इस अभिकथन की सही से एक्सप्लेनेशन करता है, सही से व्याख्या करता है या फिर नहीं। तो भई आप यहाँ पर देखो, समुद्री पानी का घनत्व मीठे पानी से अधिक होता है। समुद्र का घनत्व मीठे पानी का से अधिक होता है। क्या यही कारण है जिस वजह से जो हमारा जहाज है वो समुद्र पर तैरता रहता है? क्या यही कारण है? आप कहोगे नहीं। ये सिर्फ एकमात्र कारण नहीं है, मतलब ये भी एक छोटा-सा कारण है कि जो समुद्र का घनत्व है, वो मीठे पानी से ज़्यादा रहता है, इसी वजह से जो जहाज है उस पर तैरता है, लेकिन ये तो बहुत छोटा-सा कारण है। सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है हमारा जो जहाज है, उसकी जो शेप होती है ना?
उसका जो आकार होता है या फिर उसके द्वारा जो हटाया गया पानी का जो क्षेत्रफल होता है, उस वजह से, या फिर आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उस वजह से जो है वो जहाज तैरता रहता है, ना कि घनत्व की वजह से। अकेले घनत्व की वजह से नहीं तैरता। घनत्व का जो पार्ट है वो बहुत छोटा सा होता है, बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन ज्यादा फर्क किसकी वजह से पड़ता है? जो जहाज की शेप होती है, जो उसका आकार होता है, उसकी बनावट होती है, उस वजह से वो तैरता रहता है। ठीक है, तो ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो रीजन है ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता। सिर्फ इस वजह से जहाज जो है समुद्री पानी पर नहीं तैरता है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और मैंने आपको बता दिया कि ये सही व्याख्या क्यों नहीं करता है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। अब कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, लगातार पूछा जा रहा है, तो आपके पेपर में भी आने के चांसेस हैं, तो इसको आप अच्छे से करके जाना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बाद अजर्सन दे रखा है, उसके बाद रीजन। तो पहला काम क्या है? अजर्सन को पढ़ेंगे। ये भी EMRS TGT 2023 का क्वेश्चन है हमारा। एजर्सन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड मोर देन 10 ईयर्स ऑफ ओल्ड डीजल व्हीकल्स ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली। डीजल प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। भारत सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों, डीजल गाड़ियों पर बैन लगा दिया है। और कारण एक दे रखा है हमें, पिछले कुछ सालों में डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम करेंगे, पहले स्टेप में हम जो ये दावा है या फिर अजर्सन है, अभिकथन है, इसको चेक करेंगे। तो भारत सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन लगा दिया है। बिल्कुल सही है, आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, है ना? तो ये बिल्कुल सही बात है। 10 साल से जो ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ हैं, डीजल की गाड़ियाँ हैं, उन पर दिल्ली सरकार ने जो है, सॉरी, भारत सरकार ने उन पर बैन लगा दिया है। ठीक है, दिल्ली की सड़कों पर चलने के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, अजर्सन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्या चेक करेंगे? रीज़न को चेक करेंगे, क्या ये जो बात बोली गई है ये सही है या फिर गलत है। तो डीजल प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। महंगाई भाई साल दर साल बढ़ती जा रही है, और डीजल की कीमत भी पिछले 10 सालों में बिल्कुल बढ़ी है। पहले कम रेट को मिलता रहा डीजल, अब ज़्यादा प्राइस में मिलता है डीजल, तो बिल्कुल सही बात है। पिछले कुछ सालों में डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। अब तीसरे स्टेप में हमें देखना है कि क्या ये जो कारण है, ये इस जो हमें बात बोली गई है, इसकी सही व्याख्या करता है या फिर नहीं। तो भाई पिछले कुछ सालों में डीजल की कीमत बढ़ी है, क्या इस वजह से भारत सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को बैन कर दिया है? क्या यही कारण है कि डीजल की कीमत बढ़ गई, इस वजह से गाड़ियों को बैन कर दिया गया? आप कहोगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कीमतें बढ़ जाती हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि बैन कर देते हैं चीज़ों को। ऐसे तो कल के दिन को आप बोलोगे कि भाई 10 सालों में तो पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी है, तो पेट्रोल की गाड़ियों को भी बैन कर देना चाहिए, है ना? ऐसे तो LPG की कीमत भी बढ़ेगी। ऐसे तो जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल आ रहे हैं, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक जो यूनिट होती है, उसके भी यूनिट के भी चार्ज बढ़ेंगे, वो भी महंगी होगी, तो आप कहोगे कल के दिन को उसको भी बंद कर दो। ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ महंगाई की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। ये किस वजह से हुआ है? पॉल्यूशन की वजह से। क्योंकि 10 साल से जो पुरानी ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाती हैं डीजल की, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं सड़कों पर। इस वजह से उनको बैन किया गया है, ना कि डीजल की कीमत महंगी होने की वजह से। ठीक है, तो ये दोनों बात अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। 10 साल से पुरानी गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर बैन कर दिया, बिल्कुल करेक्ट है। पिछले कुछ सालों में जो है डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की वजह से गाड़ियों को बैन किया गया है, ये बिल्कुल बात सही नहीं है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्लियर है? आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, अजर्सन दे रखा है, उसके बाद रीजन दे रखा है। अजर्सन क्या है? फेक न्यूज स्प्रेड इन वर्ल्ड हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। ये हमारे PGT का क्वेश्चन है। ये भी दावा है, दुनिया में फैली फेक न्यूज एक गंभीर समस्या बन गई है। और रीजन क्या दे रखा है यहाँ पर? द इंटरनेट इज सोर्स ऑफ ऑल फेक न्यूज। इंटरनेट सभी फेक न्यूज का सोर्स है। 3 स्टेप में काम करेंगे। सबसे पहले एजर्सन को चेक करेंगे।
फेक न्यूज़ स्प्रेड इन द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए सीरियस प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है। दुनिया में जो फेक न्यूज़ फैल रही हैं, गलत न्यूज़ फैल रही हैं, वो एक गंभीर समस्या बन गई है, बिल्कुल करेक्ट बात है ये तो, है ना? ये एक गंभीर समस्या है, बिल्कुल सही बात है। अब इसको चेक करेंगे। द इंटरनेट इज़ सोर्स ऑफ ऑल फेक न्यूज़, जो ये इंटरनेट है, ये सभी फेक न्यूज़ का क्या है? सोर्स है। यहाँ पर देखिए, इस शब्द को ध्यान से देखिए, ऑल फेक न्यूज़, ऑल, सभी। तो क्या जो इंटरनेट है सभी फेक न्यूज़ का सोर्स है? आप कहोगे नहीं। हाँ, बहुत सारी न्यूज़ का सोर्स है, बहुत सारी फेक न्यूज़ इंटरनेट के माध्यम से फैलती है, लेकिन ये कहना कि सभी की सभी जो फेक न्यूज़ है, मतलब जैसे 100 एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लो 10 फेक न्यूज़ फैल रही हैं, तो 10 की 10 का कारण इंटरनेट है, ये कहना गलत है। क्योंकि फेक न्यूज़ तो बहुत सारे माध्यम से फैल सकती है। हो सकता है कि टीवी के माध्यम से फैल रही हो सकता है न्यूज़पेपर के माध्यम से फैल रही हो सकता है कि कोई गलत अफ़वाह बन गई हो, है ना? लोगों के बीच में, उस वजह से फैल गई हो। लेकिन ये कहना कि सारी की सारी फेक न्यूज़ सिर्फ़ इंटरनेट के माध्यम से फैलती हैं, तो ये बात गलत है, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है कि दुनिया में फैली फेक न्यूज़ एक गंभीर समस्या बनी है, लेकिन सारी की सारी जो फेक न्यूज़ है, वो सिर्फ़ इंटरनेट के माध्यम से फैलती हैं। ऑल फेक न्यूज़, सभी फेक न्यूज़, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो कौन-सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फ़ॉल्स। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ें। आ रही हैं चीज़ें समझ में? समझ में आ रही हैं तो ज़रूर बताना नीचे, है ना? क्वेश्चन नंबर है 13 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर असर्शन है, उसके बाद रीज़न है। असर्शन पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू मेक इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अ वेरी फ्लरिशिंग सेक्टर, फ्लरिशिंग सेक्टर, ठीक है? और रीज़न है हमारा, इंडिया इज़ अ होम टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्राफ्ट फॉर्म्स इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स। भारत में अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत फलता-फूलता सेक्टर बनाने की क्षमता है। कारण है, भारत टेक्सटाइल सहित बहुत सारे क्राफ्ट फॉर्म का घर है। अब देखिए, फिर से 3 स्टेप में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले असर्शन को पढ़ेंगे। अभिकथन क्या है? भारत अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत फलता-फूलता सेक्टर बनाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल सही बात है ना? इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू मेक इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अ वेरी फ्लरिशिंग सेक्टर। ये बिल्कुल सही बात है ना? भारत में वो क्षमता है कि वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत फलता-फूलता बनाए। ये बात बिल्कुल सही है। दावा है, सॉरी, कारण है, रीज़न क्या दे रखा है? इंडिया इज़ होम टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्राफ्ट फॉर्म्स इंक्लूडिंग टेक्सटाइल। भारत टेक्सटाइल सहित बहुत सारे क्राफ्ट फॉर्म का घर है। बिल्कुल सही बात है। भारत में जो है बहुत सारे क्राफ्ट बनते हैं, है ना? तो ये भी बात बिल्कुल सही है, रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें तीसरे स्टेप में देखना है कि क्या जो ये रीज़न दिया गया है, इस बात की सही व्याख्या करता है या फिर नहीं। क्योंकि भारत में टेक्सटाइल सहित बहुत सारे क्राफ्ट बनते हैं, बहुत सारे क्राफ्ट का घर है इंडिया। इसी वजह से क्या है भई, भारत में वो क्षमता है कि वो अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एक जो है फलता-फूलता काफ़ी बना सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का हब है या फिर घर है एक तरीके से, यही कारण है। इसी वजह से भारत में वो क्षमता है। तो ये जो कारण दिया गया है, वो इसकी बिल्कुल सही से एक्सप्लेनेशन करता है। यही वो कारण है जिस वजह से भारत में वो क्षमता है, ठीक है? तो इसलिए कौन-सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यही वो कारण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेक्सटाइल और क्राफ्ट का घर है, बहुत सारा हब है। यही कारण है कि इसी वजह से जो है भारत में वो क्षमता है, ठीक है? कि अपनी वो इस इंडस्ट्री को फलता-फूलता बना सकता है। क्लियर इतनी बात? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। अ, हाँ, असर्शन दे रखा है, रीज़न दे रखा है, तो सबसे पहले असर्शन को पढ़ेंगे। एड्रेलिन हॉर्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स। एड्रेलिन को जो है हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। रीजन दे रखा है, एड्रेलिन इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। एड्रेलिन जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन या मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो यहाँ पर भी 3 स्टेप में हमें काम करना है। सबसे पहले असर्शन को चेक करेंगे। तो असर्शन में क्या बोला है? एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बोला था ना कि आपको साइंस की, जनरल नॉलेज की, जनरल साइंस की इन चीज़ों की अगर समझ होगी, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएँगे आपके लिए। तो एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। बड़ा कॉमन सा बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। या फिर इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? लड़ो और भागो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है।
है ना? एड्रेनलिन हार्मोन को दूसरा जो नाम इसका बोला जाता है लड़ो और भागो हार्मोन भी कहा जाता है या फिर आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद रीज़न दे रखा है एड्रेनलिन तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन को बढ़ाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों बात बिल्कुल सही है। अब हमें तीसरे में देखना है कि क्या जो ये रीज़न दिया गया है ये इसकी सही व्याख्या करता है या फिर नहीं। तो ये बिल्कुल इसकी सही व्याख्या करता है। अब देखिए तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे कि एड्रेनलिन हार्मोन जो है एक्टिव होता है, उसको एनर्जी मिलती है और इसी वजह से उसको आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल बात सही है। इसी वजह से इसको जो है आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है ना? तो कौन-सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए थी, बायोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए थी, तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। ये ईएमआरएस अकाउंटेंट 13 दिसंबर 2025 को जो अभी आपका हाल फिलहाल का ही एग्जाम हुआ है उसका ही क्वेश्चन है। ये भी अजर्सन दे रखा है आपको यहाँ पर और उसके बाद रीजन दे रखा है। अजर्सन पढ़ेंगे। इन इंडिया फीमेल्स हैव लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन मेल्स और रीजन दे रखा है फीमेल्स रिसीव अ बेटर डाइट। अभी कहते हैं ना भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में कम है और कारण है महिलाओं को बेहतर आहार मिलता है। तो आपको 3 स्टेप में काम करना है। सबसे पहले अजर्सन को चेक करेंगे। तो भाई यहाँ पर ये बोल रहा है कि भारत में महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा है वो पुरुषों की तुलना में कम है। तो अगर आप करंट डेटा को देखोगे तो ऐसा नहीं है। जो महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो क्या है? पुरुषों से ज़्यादा है ना? लगभग 2.5 से लेके 4 वर्ष तक ज़्यादा जो है एवरेज एवरेज अगर आप लाइफ को देखोगे तो महिलाएँ जो हैं पुरुषों की तुलना में 2.5 से लेके लगभग 4 लगभग इतना ही ऐसा है डेटा। उतने साल जो है एवरेज ज़्यादा जीती हैं महिलाएँ। तो ये बात गलत है। अगर करंट डेटा के हिसाब से आप देखोगे, भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में कम है, ये बात गलत है। पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है ना? तो ये गलत हो गया। कारण देखते हैं, महिलाओं को बेहतर आहार मिलता है, तो ये बात भी सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाओं को बेहतर आहार मिल रहा है, जबकि कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अगर देखा जाए तो मतलब इतना बेहतर आहार नहीं मिलता, कम बेहतर आहार मिलता है। तो महिलाओं को बेहतर आहार मिलता है, ये बात भी सही नहीं है, ये गलत बात है। तो अब देखिए दोनों हमारे क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए। तो कौन-सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? उम, दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य है, ए सत्य है। तो देखिए 4 ऑप्शन में अब ये 4 ऑप्शन आपके जो है एग्ज़ाम में आए थे, है ना? हमारे एग्ज़ाम में जो 13 दिसंबर को हुआ था अकाउंटेंट का, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर 4 में ऑप्शन में से कोई सा भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, अगर आप देखोगे तो। क्योंकि दोनों हमारे ये गलत हैं, लेकिन अगर मुझे फिर भी एक ऑप्शन को चुनना हो, तो क्या पता ये पुराने समय का डेटा दे रखा हो, इस वजह से मैं इसको सही मान लूँगा और इसको गलत। भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में कम है। लेकिन करंट डेटा के हिसाब से आप देखोगे तो ये ऐसा नहीं है, महिलाओं की ज़्यादा है ना? तो इसलिए ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। तो ए सत्य है, आर असत्य, 4th ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप इसका सही आंसर देखो तो दोनों गलत होंगे। ना तो ए सही है, ना ही आर का सही है, ठीक है? तो इसलिए लेकिन फिर भी अगर इन्होंने यहाँ पुराने डेटा मुझे अगर एक ऑप्शन मार्क करना भी है, तो मेरा 4th ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी 16। तो ये भी हमारा एनबीएस पीजीटी का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दे रखे हैं अजर्सन, यहाँ पर रीजन दे रखा है। अजर्सन क्या है? लीकेजेस इन हाउस होल्ड गैस सिलेंडर्स कैन बी डिटेक्टेड। घरेलू गैस सिलेंडरों में लीकेज का पता लगाया जा सकता है। कारण दे रखा है एलपीजी हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। एलपीजी में तेज गंध होती है। अब यहाँ पर हमें देखना है, सबसे पहले अजर्सन को चेक करना है। तो भाई घरेलू गैस सिलेंडरों में लीकेज का पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। आप खुद पता लगा लेते हो, अगर आपके सिलेंडर घर के सिलेंडर में जो है गैस लीक हो रही होती है तो हमें पता चल जाता है कि भाई गैस लीक हो रही है। तो ये बिल्कुल सही बात है, लीकेज का तो पता लगाया जा सकता है। तो अजर्सन तो सही है। अब रीजन को चेक करेंगे। एलपीजी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। अब भाई यहाँ पर आती है बात, एलपीजी में अगर आप साइंटिफिकली देखोगे, है ना? अगर आप बिल्कुल
जो किताबों के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी या फिर साइंटिफिकली देखोगे, तो जो नेचुरल एलपीजी होती है ना, उसमें किसी भी तरह की कोई भी स्मेल नहीं होती है। स्मेल नहीं होती है उसमें, तो एलपीजी होती है ना? लेकिन आपने देखा होगा कि जो घर की एलपीजी सिलेंडर है, उसमें तो बहुत तेज़ गंध आती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से, सेफ्टी पर्पज़ की वजह से जो एलपीजी है, उसमें जो है एक कह लीजिए केमिकल कह लीजिए मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टोन। एथिल मरकैप्टोन के नाम से शायद वो है, उसको मिलाया जाता है जिस वजह से जो गैस की है काफ़ी तेज़ गंध रहती है, काफ़ी तेज़ स्मेल आती है ना? तो अगर ओरिजिनल एलपीजी में देखोगे प्राकृतिक एलपीजी में, तो उसमें अपनी कोई भी गंध नहीं होती। सुरक्षा कारणों की वजह से उसमें जो है एथिल मरकैप्टोन मिला दिया जाता है, जिससे कि एलपीजी में हमें बहुत तेज़ गंध जो है गंध महसूस होती है। तो एलपीजी में तेज़ गंध होती है, तो अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो एलपीजी नेचुरल एलपीजी में तो कोई गंध नहीं होती, लेकिन हाँ, जो घर के सिलेंडर होते हैं, उसमें गंध होती है क्योंकि उसमें एथिल मरकैप्टोन मिला दिया जाता है। क्योंकि एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होती है, उसमें कोई भी गंध नहीं होती, लेकिन सेफ्टी की वजह से उसमें एथिल मरकैप्टोन मिला दिया जाता है, जिससे काफ़ी तेज़ गंध आती है। तो अगर उस लहजे से आप देखोगे, तो एलपीजी में तेज़ गंध होती है, ठीक है? तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब तीसरा हमें क्या देखना है कि क्या ये इसकी सही व्याख्या करता है या फिर नहीं? भी एलपीजी में तेज़ गंध होती है, गंध की वजह से ही घरेलू गैस सिलेंडर में लीकेज का पता लगाया जा सकता है, ये बिल्कुल बात सही है। जब घर का सिलेंडर लीक होता है तो हमें काफ़ी तेज़ स्मेल पता चलती है कि भई स्मेल आ रही है, उससे हम लीकेज का पता लगा लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, तो कौन-सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। लेकिन देखिए ये आंसर तो है, एग्ज़ाम में ये आंसर होगा, है ना? लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो ये जो ऑप्शन है ना एलपीजी में तेज़ गंध होती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि नेचुरल एलपीजी में कोई भी गंध नहीं होती। आप अगर आप सर्च भी करोगे इंटरनेट पर या बुक्स में देखोगे तो एलपीजी में खुद की कोई भी गंध नहीं होती है, ठीक है? तो लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये ऐसा ही होता है कि इसको जो है सही मान लिया जाता है क्योंकि वे उस नज़रिए से देखते हैं कि एलपीजी में जो है स्मेल आती है और इसी वजह से हम लीकेज का पता लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये 16th नंबर क्वेश्चन था हमारा। बस इतने क्वेश्चन थे, है ना? काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अजर्सन रीजन का अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे, तो अप्रोच आपको ध्यान रखनी है। मैं दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले अजर्सन को पढ़ोगे, सेपरेटली एजर्सन जो अभिकथन है उसको चेक करोगे कि क्या आप उसको सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर देखोगे कि क्या ये बात सही है या फिर नहीं। लॉजिकली देखना है आपको, है ना? जो किताबों में या जनरल लाइफ़ में या फिर जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है या फिर गलत है। उसके बाद जो रीज़न दे रखा है, जो तर्क दे रखा है, जो कारण दे रखा है, सिर्फ़ उस इन्फॉर्मेशन को देखोगे कि क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारी सही है या फिर गलत। जब एक बार आप एजर्सन को चेक कर लोगे, रीज़न को चेक कर लोगे, उसके बाद तीसरा काम आपको करना है क्या? अगर देखिए दोनों सही आ गए, है ना? असर्शन भी सही आ गया, रीज़न भी हमारा सही आ गया, तब हम तीसरा चेक करेंगे। लेकिन अगर हमारा असर्शन सही आ गया, रीज़न गलत आ गया या फिर असर्शन गलत आ गया, रीज़न सही आ गया, मतलब दोनों में से एक भी गलत आ गया, तब तो हमें ऑप्शन ऐसे दिए गए होते हैं, तब तो हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों सही आ जाएँ, दोनों असर्शन भी सही हो जाए हमारा, रीज़न भी सही हो जाए, तब तीसरा काम हमें क्या करना होता है? हमें देखना होता है जो ये तर्क दिया गया है, क्या असर्शन की, क्या अभिकथन की सही व्याख्या करता है या फिर नहीं? तब हमें उसको देखना होता है, तब चेक करना होता है उस कंडीशन में जब दोनों सही हो जाएँ। क्लियर है इतनी बात? तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और काफ़ी हेल्पफुल भी ये क्लास आपके लिए रहेगी और आपका जब एग्ज़ाम होगा तो तब आपको पता लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी पक्का, ठीक है? और ये सिर्फ़ एनबीएस और केवीएस के लिए नहीं है, आपके अगर डीटर प्लस बी के भी एग्ज़ाम है या फिर और कोई भी बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है, तो उसमें भी इस तरह के जो ये क्रिटिकल रीज़निंग है, क्रिटिकल रीज़निंग के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल का नाम है पेपर वन बाई शिवम चौहान, वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और लाइक के साथ-साथ आप ये ज़रूर बताना चीज़ें आपको समझ में आई हैं या फिर नहीं, है ना? लाइक करो मत करो वो आपकी मर्ज़ी है, अच्छा लगेगा
तभी करना। लेकिन ये ज़रूर बताना कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं या फिर नहीं। उसी के अकॉर्डिंग मुझे आइडिया लगेगा कि हाँ भाई, इसको और बेहतर तरीके से अगले टॉपिक को अगले और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाना है या फिर उसमें कुछ और एडिशन करना है, तो आप ये ज़रूर बताना, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।